हेलो एवरीबॉडी, पढ़ाई मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी की बात करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ में। तो वो होने वाले हैं गणेश वासुदेव जोशी जी, जो कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी 19th सेंचुरी में। बाय द वे, अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी की ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को अभी हम कवर कर रहे हैं। बाद में दूसरी पर्सनालिटीज़ के ऊपर भी आएंगे। तो ये मोस्टली वो लोग हैं जो अर्ली नेशनलिस्ट थे और जो पार्ट टाइम इवन सोशल वर्क का काम भी कहीं ना कहीं किया करते थे। और इनमें से काफ़ी लोग तो इवन इकोनॉमिस्ट भी थे जो उस टाइम पे ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में काफ़ी रिसर्च कर रहे थे। ओके। इनकी अगर बात करें जीवी जोशी जी की, तो अगेन ये महाराष्ट्र एरिया के उसमें जो पुणे वाली जो बेल्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे। और इनके इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, हम पूना सार्वजनिक सभा की बात करेंगे तो इन्होंने इतना ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन दिया, काफ़ी सेल्फलेस वर्क इन्होंने किया, इसलिए इनको एक टाइटल भी दिया गया, डैट इज़ सार्वजनिक काका। अगर काका की बात करें तो ये महाराष्ट्र वाले साइड पे काफ़ी एक रिस्पेक्टेबल टाइटल होता है जो कि इनको यहाँ पे दिया गया। इनके बचपन की बात करें तो सातारा में इनका जन्म हुआ था 1828 में। ठीक है, टू गणेश शिवराम जोशी जी एंड सावित्री बाई जी। ओके। इनकी अगर एजुकेशन और इनके फील्ड की बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये जुडिशरी फील्ड से जुड़े हुए थे। इन्होंने लॉ में काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया और बहुत जल्दी ही इन्होंने जुडिशरी में एक जॉब भी एक्सेप्ट कर लिया पढ़ाई करने के बाद। ठीक है, हालांकि देखो उस टाइम पे जो ब्रिटिश थे वो कहीं ना कहीं इंडिया के सारी चीज़ों को संभाल रहे थे, तो इनके ऊपर पैसे का हेर फेर करने का भी जो इल्ज़ाम है वो लगाया गया। हालांकि बाद में जब कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये एक्विट किए गए और उसमें से कहीं ना कहीं जो इनके ऊपर इल्ज़ाम था वो हट गया था। ठीक है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें इनके साथ हुई तो इन्होंने फिर प्रूव किया कि ये लॉ फील्ड में बहुत आगे जाएंगे और बहुत एक अच्छा नाम कमाएंगे लॉ फील्ड में। ओके। और इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को और भी बढ़ाते जा रहे थे, प्राइवेट लेसन्स लेकर भी। और इवन 1850 की बात करें, डैट इज़ द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, उस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा लिखा होना और लॉ फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसी का एक यहाँ पे सबूत है कि 1861 में बार एग्जामिनेशन उन्होंने पास किया और लॉ को प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम और शोहरत बाद में हासिल भी करी। और अपनी गुड क्वालिटीज़ जैसे कि पेशेंस, डिलीजेंस की वजह से इन्होंने काफ़ी अपना वहाँ पे नाम कमाया और काफ़ी लोगों को वहाँ पे डिफेंड भी करा, जिसकी आगे हम बात भी कहीं ना कहीं करने वाले हैं। ओके। तो हमने शुरू में ही बात की थी कि इनको सार्वजनिक काका भी कहा जाता है, तो वो नाम कहाँ से आता है? वो यहाँ से आता है, डैट इज पूना सार्वजनिक सभा। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्री कांग्रेस एसोसिएशन है पूना सार्वजनिक सभा। 1870 में बनी थी और उसके फाउंडिंग मेंबर थे जीवी जोशी जी, पूना सार्वजनिक सभा। महाराष्ट्र की अगर हम पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की बात करें, पॉलिटिकल दुनिया की बात करें, इन दी 19th सेंचुरी दो सेंटर्स बने हुए थे जहाँ पे पॉलिटिकल और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं हो रही थी। एक थी बॉम्बे, दैट इज़ द बॉम्बे सिटी, जहाँ पे काफ़ी पारसी लीडर्स वहाँ पे आ गए थे, जैसे कि हमने बात की है सर फिरोज शाह मेहता। और दूसरा जिसका सेंटर था डैट वाज पुणे। तो पुणे में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और पुणे में ये ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ थी उनको काफ़ी ज़्यादा अपोज भी किया करते थे, काफ़ी वोकल भी थे उस चीज़ को लेके। तो यही छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बाद में ग्रो करके नेशनल कांग्रेस का रूप लिया और कहीं ना कहीं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट भी यहाँ पे करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोकल इश्यूज से नेशनल इश्यूज तक भी वो चीज़ों को लेके गए और अपना जो कद है वो भी उनका पूरे इंडियन, अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसमें बढ़ता गया। ओके। तो पूना एसोसिएशन, याद रखना कि पूना सार्वजनिक सभा से पहले एक एसोसिएशन थी जो कि कंपैरेटिवली कम इम्पोर्टेंट थी, डेट इज़ द पूना एसोसिएशन। तो वो भी पूना सार्वजनिक सभा में मर्ज कर दी गई थी। ओके। तो जीवी जोशी जी, तो इन्होंने देखो 1860-70s में, एक मैं आपको यहाँ पे कंटेक्स्ट अगर दूँ तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देने का काम किया था 1860s में, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अब उस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की वजह से जो बहुत सारी ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी,
चाहे वो इम्पोर्ट्स को लेकर हो, चाहे वो इंडिया में बहुत फैमीन्स और भूखमरियाँ आ रही थी उनको लेकर हो, तो वो एक्सपोज होनी शुरू हो गई थी। तो जो इंडियंस कहीं ना कहीं ब्रिटिश के फेवर में थे और ब्रिटिश के साथ कोऑपरेशन चाहते थे, हालांकि कोऑपरेशन वो अब भी चाह रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होने शुरू हो गए थे। तो उनमें से एक थे जीवी जोशी जी, जिन्होंने अगेन इकोनॉमिकली चीज़ों को समझने की कोशिश की और बाद में ब्रिटिश को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी करा। तो इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स यहाँ पे करी काफ़ी शहरों में जो कि महाराष्ट्र में पड़ते हैं, चाहे भिवंडी हो, सतारा हो, नासिक हो, शोलापुर हो, ठीक है। और इन्होंने इवन पुणे सिटी के रिफॉर्म के लिए भी काफ़ी रिफॉर्म्स लाए और सिटी के लिए और उस एरिया के लिए भी काफ़ी किया। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इनका रोल है वो है इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करने की बात, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी। 1860-70 तक स्वदेशी मूवमेंट की बात करने वाले चंद लोग ही थे, बहुत कम लोग थे जिन्होंने बात की है कि हमें अपना खुद का कुछ करना चाहिए और ब्रिटिश इकोनॉमी के ऊपर रिलायंस है धीरे धीरे कम करनी चाहिए। हालांकि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट बंगाल में एक फुल फ्लैश मूवमेंट हुई थी 1905 में, लेकिन उससे भी 30-35 साल पहले ये कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स के दिमाग में जन्म लेना कहीं ना कहीं शुरू कर गया था। तो यहाँ पे लीडर्स थे जैसे कि आर्य समाज के जो फाउंडर थे दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी ऐसी बात की थी। और पंजाब में कुक्का मूवमेंट के जो हेड थे गुरु राम सिंह जी, उन्होंने भी सिमिलर बात की थी। इन्होंने भी ऐसी ही बात की कि हमें अपनी इकोनॉमी को खुद से रिवाइव करना चाहिए और स्वदेशी के कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की, जो विलेज लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली खादी, जो कि हमारी नेशनल मूवमेंट का सिंबल भी बन गया था, हम उनको गांधी जी से जोड़ते हैं, जो कि जोड़ना भी चाहिए। लेकिन खादी को पॉपुलराइज करने का काम और हैंड स्पन क्लोथ, जो कि हाथ से आप स्पिन करते हैं क्लोथ, और जो कि गांव में काफ़ी ज़्यादा किया जाता था उस टाइम पे, ये सारे काम भी जीवी जोशी ने बहुत पहले प्रमोट करने शुरू कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने जो आइडिया है वो यहाँ से भी लिया कि खादी को प्रमोट किया जा सकता है। 1870 में ब्रिटिश ने एक ऐसी पॉलिसी लाई जिसके ऊपर उन्होंने इंडिया में आते हुए जो इंपोर्ट्स हैं उन पे सारे टैरिफ हटा दिए। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में जो भी अंग्रेज़ों द्वारा भेजी हुई चीज़ें आएंगी वो बहुत ईजिली इंडियन टेरिटरी में एंटर कर पाएंगी बिना किसी टैक्सेशन के, जिससे होगा क्या कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं जो उस टाइम पे उभरने की कोशिश कर रही हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल यहाँ पे हो जाएगा। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया और कहा कि इंडियन इकोनॉमी के लिए ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन्हीं चीज़ों के खिलाफ इन्होंने स्वदेशी का नारा उस टाइम पे दिया, जो कि बाद में एक फुल फ्लेज्ड नारा बन गया और इंडियन मूवमेंट का हिस्सा भी बन गया। ओके, इसके बाद इन्होंने वेमेन के वेलफेयर के लिए काफ़ी काम किए, उनकी एजुकेशन के लिए, री मैरिज के लिए, विडो री मैरिज और ये जो इस तरह के जो इश्यूज थे, तो उनके लिए इन्होंने स्त्री विचारवती सभा भी बनाई थी। तो ये भी जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट किया जा सकता है। तो सोशल वर्क की अगर फील्ड में हम देखें तो जीवी जोशी का जो काम था वो काफ़ी सराहनीय और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे वो, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया की पूरी बेल्ट में। दैट वाज द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ओके, इन्होंने 1873 में यही स्वदेशी वाले कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इंडिजिनस ट्रेडिंग सोसाइटी भी यहाँ पे इस्टेब्लिश करी, सो दैट लोग अपना देसी सामान की दुकानें खोल सकें और इंडियन जो इकोनॉमी है ब्रिटिश से कहीं ना कहीं डीकपल हो पाए, वहाँ से उनसे जो रिलायंस है धीरे धीरे कम हो पाए। तो उन्होंने खुद भी यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्री स्टार्ट की, काफ़ी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया, जैसे कैंडल हो गए, मैट्स हो गए, स्टिक्स हो गई, अम्ब्रेलाज हो गई, जो कि बहुत ही स्मॉल लेवल पे गांव वाले जो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें भी आप इनको कह सकते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बनानी शुरू की। हालांकि बहुत बड़े स्केल पे ये काम नहीं हो पाया, ये काम ज़्यादा स्केल पे कब होगा जब स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में आएगी। ओके, इन्होंने एक और चीज़ को जो क्रिटिसाइज़ किया और अपोज किया, डैट वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाकुलर्स होते हैं जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, जो लोकल डायलेक्ट्स होते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स थे उनके ऊपर बहुत पैनी नज़र रखी जा रही थी, स्पेशली द इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स।
इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के ऊपर ज़्यादा हालांकि क्रिटिसिज्म उस पर भी होता था, लेकिन उस पर फिर भी कम कंट्रोल था। इंडियन भाषाएं वाले जो न्यूज़पेपर्स थे उनको अच्छी खासी उन पर निगरानी रखी जा रही थी और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा था, तो इनको भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपोज करने की काम किया। 1877 में यहाँ पे जो लॉर्ड लिटन थे, जो कि वाइसरॉय थे उस टाइम पे, उन्होंने एक ग्रैंड दरबार रखा दिल्ली में, जबकि उस टाइम पे इंडिया में बहुत तगड़ी भूखमरी चल रही थी। तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा अपोज किया कि आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, क्यों दरबार लगा रहे हो जब देश की बहुत बुरी हालत हो रखी है। ओके, तो यू कैन सी कि जीवी जोशी जी का जो अर्ली क्रिटिसिज्म था, जो वर्क था, वो काफ़ी सराहनीय था। और एक और इम्पॉर्टेंट, जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक था, जो कि हमने पहले बात करी ही है कि वो लॉ फील्ड से जुड़े हुए थे, तो जीवी जोशी जी ने यहाँ पे एक बहुत तगड़े रेवोल्यूशनरी, जो अगेन वेस्टर्न इंडिया वाले बेल्ट से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, वासुदेव बलवंत फडके, उनको यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश की, उनको डिफेंड किया, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल को हटाना चाहते थे। तो इनको डिफेंड, हालांकि उनको सक्सेसफुली डिफेंड तो नहीं कर पाए, लेकिन उनको बचाने की यहाँ पे कोशिश की, जिन्होंने एक ठान लिया था कि ब्रिटिश को वो निकाल के ही छोड़ेंगे। और वासुदेव बलवंत फडके की अगर बात करें तो इनको फादर ऑफ द इंडियन आर्म्ड रेबेलियन भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रेबेलियन। तो इनका भी एक अलग स्थान है पूरे इतिहास में, जो कि कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। इन्होंने इवन एक महाराजा, जो कि मल्हार राव गायकवाड़ थे बड़ौदा के, उनको भी यहाँ पे बचाने की कोशिश करी। हालांकि ब्रिटिश ने उनको डिपोज करके मद्रास में भेज दिया था। उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक जो ब्रिटिश रेजिडेंट है उनको जहर दे के मारा था। तो यू कैन सी कि जीवी जोशी यहाँ पे इंडियंस को डिफेंड करने में काफ़ी एक्टिव थे और पूरी कोशिश करते थे कि जो इंडियंस हैं उनको वो लीगली डिफेंड कर पाए। ओके, सो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। अगली वीडियोज़ में हम फिर से हाजिर होंगे और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तो तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।